बाबूलाल नौकरी की तलाश में गांव से मुंबई शहर में आता है। वो नौकरी के लिए बहुत भटकता है, पर उसको कहीं भी नौकरी नहीं मिलती है और दिन भर धूप में भटकने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। सोचा था मुंबई आकर कुछ काम करूंगा, पर यहाँ तो आते ही मेरी तबीयत ही खराब हो गई है। लगता है शहर की हवा मुझे सूट ही नहीं कर रही है। अब तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। बाबूलाल डॉक्टर के पास जाता है तो देखता है कि वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है। पूछने पर पता चलता है कि सभी लोग बाहर का खाना खाने से बीमार पड़ गए हैं। ये देखकर बाबूलाल के मन में एक विचार आता है। अच्छा तो ये बात है, क्यों ना मैं इन लोगों को खाना बना कर दूं, जिससे मुझे भी काम मिल जाएगा और इन लोगों को खाना। बाबूलाल डॉक्टर से अपने लिए दवाई लेता है और अपने घर आकर टिफिन सर्विस शुरू करने की तैयारी करता है। सबसे पहले जाकर वो किराने की दुकान से राशन खरीदता है। उसके बाद वो बर्तन वाले की दुकान से जाकर बहुत सारे टिफिन खरीदता है और खाना बनाना शुरू कर देता है। अच्छे से खाना पकाऊंगा तभी तो लोगों को मेरे हाथ का खाना पसंद आएगा, और साथ ही मुझे सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा, तभी तो लोग स्वस्थ भी रहेंगे। बाबूलाल साफ सुथरे तरीके से खाना बनाता है और लोगों के घर घर जाकर टिफिन देता है। सभी को उसके हाथ का खाना बहुत पसंद आता है, इसलिए उसको और भी कई लोग टिफिन देने के लिए बोलते हैं। अरे वाह, मैंने जितना सोचा था ये काम तो उससे भी अच्छा चल रहा है। अब तो मन लगाकर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर ज्यादा लोगों को टिफिन पहुंचा सकता हूँ। बाबूलाल बहुत मेहनत करता है, पर फिर भी वो ज्यादा लोगों तक टिफिन नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि एक तो वो अकेला ही सारा काम करता है, राशन लाना, खाना पकाना और टिफिन पहुंचाना। वो देखता है कि बहुत से लोग सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए बस की लाइन में लगे हुए हैं। इन्हें देखकर नहीं लगता कि ये सभी लोग ऑफिस के चक्कर में नाश्ता भी ठीक से करते होंगे। अगर इनको बस में जाते जाते नाश्ता मिल जाए तो ये लोग ऑफिस भी टाइम पर पहुंच जाएंगे और भूखे भी नहीं रहेंगे। बाबूलाल एक बस रेस्टोरेंट खोलने की सोचता है। इसके लिए वो गांव से अपनी पत्नी और छोटे भाई को शहर बुलाता है और टिफिन सर्विस से कमाए पैसों से एक 2 मंजिला बस खरीदता है। अब मेरे इलाके में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। मैं सभी लोगों को नाश्ता करवा कर ही ऑफिस भेजूंगा। चलो आज से ही काम शुरू कर देता हूँ। शुभ काम में देरी क्यों करनी। अब बाबूलाल, उसकी पत्नी और भाई मिलकर बस में रेस्टोरेंट बनाने की तैयारी करते हैं। देखो मुझे गाड़ी चलानी तो आती ही है, इसीलिए मैं बस चलाऊंगा। मेरे हाथ का खाना एक बार कोई खाएगा तो दोबारा कहीं और खाना खाने जाएगा ही नहीं। हाँ हाँ, साफ साफ बोलो ना कि खाना तुम बनाओगी। इतना घुमा फिराकर बोलने की क्या जरूरत है। मैं तो ना खाना बनाना जानता हूँ और ना गाड़ी चलाना। मैं क्या काम करूँगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं नहीं आऊंगा शहर। देखा, मेरे आने का कोई मतलब ही नहीं रहा। कोई जरूरी है कि तुम्हें बस चलाना और खाना बनाना आए। अगर तुम चाहो तो हमारे इस बस रेस्टोरेंट में हमारी मदद कर सकते हो। तुम कुछ और काम भी कर सकते हो। और काम क्या रहेगा। दोनों काम के लिए आप दोनों तो हो ही ना। खाना देने वाला भी तो कोई चाहिए ना, और जिनको खाना दोगे उनसे पैसे लेने के लिए भी तो आदमी की जरूरत पड़ेगी ना, या वो काम अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं वेटर और बस कंडक्टर का काम कर लूंगा। लो, ये हुई ना बात। अब तो नहीं कहोगे ना कि तुम्हारे शहर आने का कोई मतलब नहीं निकला। नहीं, अब नहीं कहूँगा। चलो आज एक डेमो लेकर देखते हैं। पर आज तो संडे है ना, आज कौन जाएगा ऑफिस। आज हम अपनी सभी चीजें बस में अच्छे से सेट कर देंगे, ताकि कल हमें सुबह सुबह ज्यादा दिक्कत ना हो। मैं सोच रहा हूँ कि रेस्टोरेंट का सारा सेटअप हमारे ऊपर वाली मंजिल पर करना चाहिए। जिसको खाना खाना होगा वो ऊपर आ जाएगा और खाने के बाद नीचे आ जाएगा, जिससे बाकी यात्रियों को भी परेशानी नहीं होगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। किचन का पूरा सेटअप ऊपर ही कर लेते हैं, ताकि दोनों चीजें आपस में मिक्स ना हो। तीनों मिलकर बस में रेस्टोरेंट बनाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने अपने सारे बर्तन
और कुछ कुर्सियों के साथ कुछ मेज भी बस में रख दिए। ये लोग ऊपर वाले मंजिल पर सभी चीजें व्यवस्थित कर लेते हैं। ये हुआ ना सेटअप। अब देखना, कल सुबह से ही हम लोग अपनी सर्विस शुरू कर देंगे। पर इसके लिए लोगों को हमारे बस रेस्टोरेंट के बारे में पता भी तो होना चाहिए। हमें एक बड़ा सा बोर्ड बस के आगे लगाना होगा। अब बाबूलाल दुकान से एक बड़ा सा बोर्ड बनवा कर लाता है जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है बाबू बस रेस्टोरेंट। वो उस बोर्ड को बस के आगे टांग देता है और अब सभी लोग सुबह होने का इंतजार करते हैं। सुबह होती है पर कोई भी उनके बस रेस्टोरेंट में नहीं आता। ये देखकर सभी लोग निराश हो जाते हैं। ये क्या भैया, हमारी बस में तो कोई भी नहीं आ रहा है। अब क्या करें? करना क्या है? जाकर लोगों को बुलाना पड़ेगा। अब बाबूलाल और श्यामलाल दोनों मिलकर अपने बस रेस्टोरेंट के बारे में लोगों को बताने लगते हैं। देखिए भाई साहब, यहाँ पर भीड़ में बस का इंतजार करने से अच्छा है आप हमारी बस में बैठ जाइए। वहाँ आपको नाश्ता भी मिलेगा और आपको आपके ऑफिस भी पहुँचा देंगे। अच्छा, ऐसी कौन सी बस है जिसमें नाश्ता भी मिलने लगा है? बस रेस्टोरेंट है, आप चलिए तो सही, आपको सब पता चल जाएगा। वो आदमी अपने साथ अपने कई दोस्तों को लेकर बाबूलाल के बस रेस्टोरेंट में आता है। बाबूलाल की पत्नी सभी के लिए नाश्ता बनाती है जो कि सभी को बहुत पसंद आता है। ये तो बहुत अच्छी सुविधा दी है आपने भाई साहब। ऑफिस के ऑफिस पहुंचना भी हो जाता है और साथ में खाना भी हो जाता है। हाँ, सुविधा तो अच्छी है, पर उसके बाद भी हमारी बस में कोई आ नहीं रहा है क्योंकि आपके इस बस रेस्टोरेंट के बारे में लोगों को पता नहीं है, इसीलिए कोई नहीं आ रहा। जब पता चलेगा तो लोग जरूर आएंगे। अब आप ही देखो ना, जब आपने मुझे बताया तभी तो मुझे इसके बारे में पता चला। मैंने इतना बड़ा बोर्ड तो लगाया हुआ है, अब और कैसे बताऊं लोगों को अपने बस रेस्टोरेंट के बारे में? बोर्ड तो लगा दिया, पर उसे कोई तभी देखेगा ना जब बस के पास आएगा। कुछ ऐसा करो कि बस के पास आए बिना भी लोगों को आपकी बस रेस्टोरेंट के बारे में पता चल जाए, जैसा कि तुम चाहते हो। हाँ, ये सही रहेगा। अब बाबूलाल बहुत सारे पैम्पलेट्स छपवाता है और जगह जगह जाकर उनको बांटने लगता है। वो बस स्टैंड में लाइन में लगे लोगों को भी देता है। इसके अलावा वो घर घर जाकर भी लोगों को ये पैम्पलेट्स बांट देता है, जिससे अब सभी लोगों को उसके बस रेस्टोरेंट के बारे में पता चल जाता है और उसके बस रेस्टोरेंट में लोगों की भीड़ लग जाती है। अरे भाई, जरा आराम से चढ़ो, बस भागेगी नहीं आपको छोड़कर। सभी लोग ठीक से बैठ जाइए। श्यामलाल सभी के टिकट्स काटता है और खाने के ऑर्डर्स लेता है। बाबूलाल की बीवी खाना बनाती है। हम चारों के लिए एक एक आलू पराठा बना दीजिए। ठीक है मैडम, अभी लाता हूँ। बहुत सारे लोग ऊपरी मंजिल पर खाना खा रहे हैं और बहुत सारे लोग नीचे बैठकर सफर कर रहे हैं। ये लीजिए मैडम, आपके पराठे और ये हमारे रेस्टोरेंट का टेस्टी अचार। थैंक यू भैया। जैसे जैसे समय बीतता है, बाबूलाल के बस रेस्टोरेंट में लोगों की भीड़ लगने लगती है। अब सभी लोगों को इस बस रेस्टोरेंट के बारे में पता चल गया है, इसीलिए सभी लोग इससे सफर करना पसंद करते हैं और देखते ही देखते बाबूलाल को शहर में सभी लोग जानने लगते हैं और वो बहुत पैसे कमाकर यहाँ पर अपना एक सुंदर सा घर खरीद लेता है। ये कहानी है छतरपुर गांव की, जहां करिया अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। छतरपुर में बारिश ना होने की वजह से जमीनें सूख सी गई थी, जिसके कारण खेतों में अनाज पैदा नहीं होता था और इस वजह से करिया अपनी पत्नी से झगड़ा किया करता था। ये क्या, आज भी सिर्फ चावल खाने में? मैं कब खाऊंगा अच्छा खाना? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बड़े आए अच्छा खाना खाने वाले। अगर मैं पैसे ना बचाऊं तो चावल भी नसीब ना हो। नसीब नसीब, बस सब नसीब का कमाल है। तुम्हारा बस नाम ही प्रेमा रखा है माँ बाप ने, प्रेम तो दूर दूर तक नहीं है। चुपचाप खाना खा रहे हो या मैं तुम्हें खिलाऊं? तुम्हारे कड़वे वचन सुनकर ही मेरा पेट भर चुका है। मैं जा रहा हूँ, नहीं खाना मुझे ये सब। करिया प्रेमा से झगड़ा करके वहाँ से चला गया और जाकर अपने खेत में हल चलाने लगा। कड़ी धूप में परिश्रम करने के बाद उसे नंदू पहलवान नजर आया।
अरे नंदू भाई, आज कहाँ से पहलवानी करके आ रहे हो? बड़े मुस्कुरा रहे हो, जरूर जीत कर आए हो। पहलवानी तो नहीं, बस ये एक मैं आम लेकर आया हूँ, यही गंदे नाले के पास से। क्या कहा? गंदे नाले के पास से? वहाँ आम कैसे मिल सकता है? क्यों नहीं मिल सकता, मैं ये लेकर तो आया हूँ, जाओ तुम भी ले लो। नंदू सोचने लगा और वहाँ उस गंदे नाले के पास चला गया। ये पहलवान जरूर पागल हो चुका है, मोटी बुद्धि का। इसे क्या पता कि गंदे नाले के आसपास भी कोई नहीं भटकता और ये पता नहीं कहाँ से आम लेकर आ रहा है। मुझे जाकर एक बार देखना चाहिए। करिया उस गंदे नाले के पास चला जाता है और वहाँ की बदबू से हैरान होकर वो सोचने लगता है, यार यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। ये नंदू बुड़बक को किसने आम दे दिया? मुझे यहाँ से चलना चाहिए। लगता है वो मुझे बेवकूफ बना गया। जैसे ही करिया वहाँ से जाने लगा, उसे उसी नाले के पास से एक गांव के भिखारी ने आवाज दी, क्यों बे, आम लेने आया है? कौन हो तुम और बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हो? मैंने ही उस पहलवान को आम दिया था, मैं कोई ऐसा वैसा भिखारी नहीं हूँ। अगर तुम मुझे मक्के की रोटी खिलाओगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगी चीज दूंगा। मेरे पास चावल खाने के पैसे नहीं है और तुम मक्के की रोटी मांग रहे हो? तो तुम्हारी हालत मुझसे भी खराब है लगता है। भिखारी के इतना कहते ही करिया को क्रोध आने लगा और तब करिया ने भिखारी से कहा, तुम इतना कैसे बोल लेते हो? चलो मैं तुम्हें तुम्हारी मनपसंद मक्के की रोटी खिलाता हूँ। करिया उस भिखारी को लेकर एक छोटे से ढाबे पर गया और वहाँ जाकर उसे मक्के की रोटी खिलाने लगा। वाह वाह, मक्के की रोटी, वाह वाह, मक्के की रोटी, सरसों दा साग, चलेगी जिंदगी बिल्कुल बाग बाग, वाह वाह। देखा तुमने, मैं तो गायक भी हूँ। वो सब छोड़ो, खाना खाओ, मुझे और भी बहुत काम है। करिया ने उसे मक्के की रोटी और सरसों का साग खिलाया और उससे कहा, तुमने उस पहलवान को आम दिया था, तुम मुझे क्या देने वाले हो? इमली, मैं तुम्हें इमली देने वाला हूँ। इस इमली को अपनी पत्नी के साथ खाकर तुम इसके बीज को गंदे नाली के पानी के पास बो देना और जादू देखना। इतना कहकर भिखारी वहाँ से चला गया, लेकिन करिया उस इमली को देखकर सोचने लगा, ये कैसी इमली है? कहीं ये मुझे पागल तो नहीं बना गया? उधार में मक्के की रोटी और सरसों का साग भी खा गया और आम की जगह दे भी गया तो क्या ये इमली? करिया उस इमली को लेकर अपने घर चला गया और अपनी पत्नी प्रेमा को देकर कहने लगा, भाग्यवान, ये इमली ले लो, इसका कुछ बना देना या खा लेना। इमली की कौन सी सब्जी बनती है भला? इसे हमें खाना ही होगा ना? हाँ, खा जरूर लेना और ध्यान रखना, इसके बीज मुझे दे देना, मैं इसको बो दूंगा। खेतों में कुछ बोना हो तो मुंह फूल जाता है और तुम चले इमली बोने के लिए। वाह, इतने मेहनती कब से हो गए? लो अब तुम्हारा झगड़ा शुरू, चलो जाओ घर के काम करो। प्रेमा ने इमली खा लिए और उसके बीज को करिया को थमा दिया। करिया उस गंदे नाले के पास फिर से चला गया और वहाँ जाकर उस इमली के बीज को बोने लगा, ठीक नाले के पास। ये हो गया इमली बोने का काम पूरा। कल सुबह आकर देखता हूँ ये कितना बड़ा पेड़ बनेगा। दूसरे दिन सुबह करिया उस इमली के पेड़ के पास गया और वहाँ जाकर दंग रह गया। इमली का पेड़ एक ही दिन में बहुत बड़ा बन गया था, जिसमें खूब सारे इमली भरे हुए थे, जिसे देखकर वो सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है भला? कल ही मैंने बीज बोए थे और आज इमली का पेड़ इतना बड़ा कैसे हो गया? जरूर कोई ना कोई बात तो है और इस पर इतनी सारी इमलियां नजर आ रही हैं। मुझे इमली तोड़ने होंगे। करिया उस इमली के पेड़ से इमली तोड़ने लगा और जैसे ही इमली करिया ने तोड़ी, उसमें से हीरे निकलने लगे। इमली के टूटते ही हीरों की बौछार होने लगी, छोटे छोटे कीमती हीरे। उन हीरों को देखकर करिया चौंक गया। ये हीरे कैसे हो सकते हैं? हाय, मैं माला माल हो गया, कमाल हो गया। हाय यकीन नहीं हो रहा मुझे। उन इमली और हीरो को लेकर करिया उसी भिखारी को ढूंढने लगा, जो कि एक मंदिर के बाहर आराम कर रहा था। क्यों आ गए ना चौंक कर मेरे पास? लेकिन ये कैसे हो सकता है? इमली के पेड़ से हीरे कैसे निकल सकते हैं? तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, आखिर तुम हो कौन? अरे बाबा, मैं हूँ तो साधारण इंसान ही। तुम्हें और भी हीरे चाहिए हो तो उस गंदे नाले को साफ करो। उस नाले को साफ करके ही मैंने इतना पुण्य कमाया है, जिसका मैंने तुम्हें थोड़ा सा हिस्सा बांट दिया।
मैं उस नाले की आज ही सफाई करूंगा और अच्छे से करूंगा और सारे हीरे ले जाऊंगा। करिया सारे हीरे और इमली ले जाकर अपनी पत्नी प्रेमा को दे देता है और प्रेमा से कहता है, अब से हमें किसी भी चीज से डरने की या तरसने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास अब सब कुछ है। हे भगवान, मुझे नहीं पता था कि मेरे इमली के बीज को खाकर फेंकने से इतने हीरे मिल जाएंगे। बचपन से लेकर अब तक करोड़ों का नुकसान हो गया। वो कैसे भाग्यवान? मैं समझा नहीं। मैंने कितने सारे आम और इमली के बीज खाकर बस ऐसे ही फेंक दिए। दोनों हंसने लगते हैं और अपनी जिंदगी उस हीरे की मदद से अच्छी कर लेते हैं। पूरे 1 साल बीत जाने के बाद जब उनके पास हीरे और पैसे नहीं बचते, तब प्रेमा करिया से कहती है, क्यों ना हम दोबारा वहाँ चले, उस नाले के पास। हमारे पैसे भी अब खत्म हो चुके हैं। हम उस गंदे नाले की सफाई करेंगे, पूरी तरह से सफाई, और सारे हीरे दोबारा हासिल कर लेंगे। लेकिन लोग क्या कहेंगे कि करिया और उसकी पत्नी उस नाले की सफाई करने जा रहे हैं। छी छी, मैं नहीं करूंगा ये सब। जी, आपको मेरी कसम। करिया और प्रेमा दोनों ही उस नाले की सफाई करने लगते हैं। लोगों का गिराया हुआ प्लास्टिक कचरा उस नाले में जमा हुआ होता है। वहाँ जाकर पूरे 1 महीने तक सफाई करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता, जिससे दोनों चिंतित हो जाते हैं। यहाँ तो हमें अब कुछ नहीं मिल रहा। सारी जमीन, जायदाद, घर सब बेचना पड़ जाएगा हमें, अगर आज भी हीरे नहीं मिले तो। मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। लो देखो, हो गया ना। करिया और प्रेमा ने नाले को पूरी तरह से साफ कर दिया था। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगे, करिया की नजर नाले के पानी पर पड़ी और उसने देखा कि नाले के पानी में हीरे तैर रहे हैं। सारे हीरे नाले के पानी के ऊपर आ रहे हैं, जिसे देखकर दोनों झूम उठे। हुर्रे! हीरे मिल गए! हुर्रे! मैंने कहा था ना तुमसे कि हीरे मिल जाएंगे। देखो, हो गया ना। हमने थोड़ी सी प्रकृति क्या साफ की, हमारी जिंदगी बदल गई। अब से हम इन हीरो से मिले पैसों को दान करेंगे और अपना जीवन जिएंगे। तुमने सही कहा, हमने भूखमरी देखी है, हम ऐसा ही करेंगे। प्रेमा और करिया दोनों ही उस हीरे के नाले की मदद से खुश रहने लगे और लोगों की सेवा करने लगे और अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगे। रमेश का गांव में ढाबा था। इस ढाबे को उसका पूरा परिवार संभालता था। उसकी पत्नी पराजक्ता और बेटी मीना खाना पकाया करते थे और वो और उसका बेटा शुभम ग्राहकों को संभाला करते थे। पर गांव में उनका ढाबा कुछ खास चल नहीं रहा था, इसीलिए रमेश परेशान था। प्राजक्ता, ऐसे कैसे चलेगा? हमारे गांव के ज्यादातर लोग शहर में चले गए हैं। दिन ब दिन हमारी आमदनी घटती जा रही है। अभी मीना की शादी के लिए भी पैसे इकट्ठे करने होंगे। आप फिक्र मत कीजिए, भगवान है, वो हमारी जरूर मदद करेंगे। हाँ, अब उनसे ही आशा है। हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। रमेश और पराजक्ता की बातें उनके बेटे शुभम ने सुन ली और वो सोचने लगा, मुझे कुछ भी करके माँ पापा की मदद करनी होगी। और ऐसे ही सोचते सोचते वो चलते चलते नदी के किनारे आ गया। शुभम का गांव एक नदी के किनारे था और यही नदी उसके गांव को कई और गांव से जोड़ा करती थी। शुभम अपनी नाव में बैठ गया और चप्पू चलाने लगा। पापा बोल रहे थे कि हमारे गांव के अधिकतर लोग शहर जा चुके हैं, पर आसपास के गांव में तो लोग हैं ना। हम अपना खाना उन्हें बेच सकते हैं, पर कैसे? वो सोच ही रहा था कि तभी उसका ध्यान एक दूसरी नाव पर चाय बेच रहे आदमी पर गया। चाय ले लो, चाय चाय, बस 5 रुपए, चाय ले लो। काका, मुझे एक चाय देना। शुभम उस नाव के नजदीक गया और उसने देखा कि चाय वाले ने अपनी नाव में चूल्हा लगा रखा था और वहीं चाय बनाकर बेच रहा था। काका, ये तो आपने बहुत सही किया है। नाव पर चाय, कमाल है। पहले मैं भी दुकान में चाय बेचता था बेटा, पर इतनी आमदनी नहीं हो रही थी, तो सोचा नाव पर बेचूं और मेरा फैसला सही निकला। अब सुबह निकलता हूँ और एक गांव से दूसरे गांव दिन भर चाय बना बना कर बेचता रहता हूँ। धन्यवाद काका। किस लिए? मेरी मदद करने के लिए।
शुभम ने नाव मोड़ ली और वापस अपने गांव पहुंच गया। अब पापा, अब मुझे एक रास्ता मिल गया है। कैसा रास्ता बेटा? आमदनी बढ़ाने का। पापा, हम नाव पर खाना बेचेंगे। क्या? हाँ माँ, अभी मैं नदी पर गया था। वहां एक काका नाव पर चाय बेच रहे थे और वो बोल रहे थे कि दिन भर चाय बिकती रहती है उनकी। वो कभी इस गांव में तो कभी उस गांव में चाय बेचते रहते हैं। उनकी आमदनी भी कई गुना बढ़ गई है। पापा, हमें भी उन काका की तरह खाना नाव पर ही बेचना चाहिए। पर ये कैसे होगा? हो सकता है नाव पर छोटा गैस वाला स्टोव लगाकर लोगों को गरम गरम खाना मिलेगा और हम कई गांव में पहुंचकर अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। वैसे आइडिया तो अच्छा है बेटा, हम कोशिश कर सकते हैं। बस कुछ चीजें खरीदनी पड़ेंगी। शुभम का आइडिया उसके पूरे परिवार को बहुत पसंद आया था। वो सब लोग नाव पर ढाबा खोलने के लिए तैयार थे। रमेश और शुभम ने बाजार जाकर छोटे गैस वाले स्टोव खरीद लिए और फिर उन्होंने अपनी नाव पर स्टोव और बर्तनों को सेट कर लिया। यहाँ पराजक्ता और मीना ने आधे से ज्यादा खाना बनाने की तैयारियां कर ली और फिर सारा तैयार सामान लेकर पराजक्ता और मीना नाव के पास पहुँचे। सभी ने भगवान से प्रार्थना की और अपनी नाव में निकल पड़े। दूसरे गांव के नजदीक पहुंचते ही खाना, स्वादिष्ट खाना, सब्जी, रोटी, पनीर, दाल, चावल, जो चाहिए सब मिलेगा। रमेश ने नाव किनारे ले ली और कुछ लोग उसकी नाव की ओर आए। अरे भाई, ये नया क्या है? ये नया ढाबा है। यहाँ आपको खाना मिलेगा, वो भी गरम गरम, कम दामों में। अच्छा, क्या क्या है खाने में आपके पास? दाल तड़का, चावल, पराठा, पनीर मखनी, गोभी की सब्जी, रोटी, छोले, पूरी भाजी। अरे बाप रे, इतना सब कुछ! अब मुझे तो 2 पराठे और पनीर की सब्जी दे दो भाई। जी। मीना ने पनीर की सब्जी गरम की और पराजक्ता ने पराठे बना दिए। कितना हुआ? बस 70 रुपए भैया। अरे वाह, किफायती है। हमारे गांव के होटल में इतने के 120 रुपए लग जाते हैं। दाम सुनकर कई और ग्राहकों ने ऑर्डर दिए। दाल तड़का और जीरा राइस पार्सल कर दो भाई। मुझे 2 पूरी भाजी दे देना। जी भैया। पराजक्ता और मीना फटाफट खाना बनाने लगी और रमेश और शुभम ग्राहकों को परोसने लगे। पहले दिन ही गांव में उन्हें 8-10 ग्राहक मिल गए। जब ग्राहक आना खत्म हुए तो रमेश ने नाव चलाना शुरू कर दिया। वो लोग अगले गांव रुके और यहाँ भी एक एक करके कई ग्राहकों ने उनसे खाना खरीदा और फिर उसके अगले गांव। ऐसा करते करते शाम तक रमेश का तैरता ढाबा 8 गांव में घूम चुका था। प्राजक्ता, आज एक दिन की कमाई 4000 रुपए हुई है। ये तो हमारे ढाबे पर हफ्ते भर में नहीं होती। हाँ शुभम, तुम्हारा ये आइडिया कमाल का है। अब से हम रोज ज्यादा खाना तैयार करके आएंगे। जी पापा, मुझे यही उम्मीद थी। अब हमें आदमियों की सोचने की जरूरत नहीं है। हमारी मेहनत को दिशा मिल गई है। हमें ऐसे ही मेहनत करना जारी रखना होगा। हाँ। फिर क्या था, रमेश का परिवार रोज कड़ी मेहनत करने लगा। वो लोग नाव से गांव-गांव घूमकर खाना बेचने लगे। सभी खुश थे, लेकिन उनकी ये प्रगति रमेश के गांव में रह रहे भानु से देखी नहीं गई। भानु रमेश से जलता था। मुझे इस रमेश का कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, वरना ये मुझसे भी ज्यादा पैसे कमाएगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। रात के अंधेरे में भानु ने रमेश की नाव तोड़ दी। अब देखता हूँ तुम लोग कैसे नाव पर खाना बेचते हो। रमेश और उसका परिवार जब नदी किनारे पहुंचा तो अपनी नाव की ये हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे पापा? नाव तो बिल्कुल टूट चुकी है। अरे हम इतना सारा खाना कहाँ बेचेंगे? गांव का एक बूढ़ा बुजुर्ग
उनकी ये सारी बातें सुन रहा था। बेटा, तुम लोग मेरी नाव ले जाओ। मैंने तुम सबकी मेहनत देखी है और तुम्हारी वजह से कई लोगों को अच्छा खाना भी मिलता है। ये अच्छा काम रुकना नहीं चाहिए। तुम जब तक चाहो मेरी नाव इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे भी दिन भर नाव चलाकर क्या ही कमा लेता हूं मैं। धन्यवाद काका, आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान नहीं बेटा, इसे तुम मेरी मदद समझ लो। काका की नाव उनकी नाव से बड़ी और बेहतर थी। शुभम और रमेश ने उस बड़ी नाव में गैस स्टोव लगाया और ढेर सारा तैयार खाना भी रख लिया और फिर वो लोग निकल पड़े। रोज की तरह वो लोग अलग अलग गांव में रुककर खाना बेचने लगे। ग्राहक बढ़ गए थे और उनकी आमदनी भी। शाम के समय वो लोग अपने गांव लौटे और रमेश उस बूढ़े आदमी के घर गया। काका, आज आपकी वजह से मैं खाना बेच पाया। आपकी दया के लिए शुक्रिया। इसे कबूल कीजिए। हमारी कमाई बहुत अच्छी हुई है और उसके आप भी हकदार हैं काका। पहली बार कोई मुझे नाव नहीं चलाने के पैसे दे रहा है। 40 सालों से बस नाव चलाकर ही पैसे कमाता आया हूँ। अब बुढ़ा हो चुका हूँ, शरीर साथ नहीं दे रहा है। सोच रहा था कि नाव बेच ही दूं। नहीं काका, आपको नाव बेचने की जरूरत नहीं है। हम आपकी नाव चलाएंगे और आपको रोज आपकी नाव का किराया भी दे देंगे। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। बूढ़े आदमी ने रमेश को नाव देकर उसकी मदद की और रमेश ने बूढ़े आदमी को रोज किराया देने की बात करके उनकी मदद की और यूं ही ये मदद का सिलसिला चलता रहा। और शायद इसी अच्छाई की वजह से दिन ब दिन रमेश के तैरते ढाबे की आमदनी बढ़ती जा रही थी। और ये देखकर भानु तिलमिला गया। वो रमेश का बुरा करना चाहता था, पर अनजाने में उसने ही रमेश का भला कर दिया। 1 साल बाद रमेश ने अपनी बेटी मीना की शादी भी बड़ी धूमधाम से करवा दी और भानु अब भी रमेश को देखकर जलता भुनता रहता। रमेश और उसके परिवार की मेहनत रंग लाई। ये कहानी है प्रेमनगर गांव की। वैसे तो प्रेमनगर गांव खुशनुमा और बहुत ही प्यारा था। गांव में हमेशा शांति बनी रहती। उसी गांव में मंगलू नाम का एक भिखारी रहा करता था, जो आसमान को चादर समझकर और धरती को बिस्तर समझकर कहीं पर भी भूखे पेट सो जाया करता था। ऐसे ही हर सुबह मंगलू मंदिर का प्रसाद खाकर रास्ते और चौराहे पर भीख मांगने निकल जाया करता था। मंगलू का स्वभाव बहुत ही अलग था। दूसरों से भीख लेकर वो अपना पेट न भरता, बल्कि उन्हीं पैसों को और अपने साथी भिखारियों को बांट देता। हाय राम, आज तो एक फूटी कोड़ी हाथ नहीं लगी। क्या खाएंगे हम? अब क्या बताऊं काका, मैंने तो आखिरी बार भर पेट खाना कब खाया था मुझे याद ही नहीं। गोपाल और अन्य भिखारी बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर मंगलू आ गया और उनसे कहने लगा, आज तक मैंने तुम सभी भिखारियों को भूखे पेट सोने दिया है क्या? जो आज दूंगा, जरा ये देखो मेरे पास क्या है। दही, जलेबी और खूब सारी खिचड़ी। मेरी आंखों से तो खुशी के आंसू छलक आए। अगर तुम ना होते तो ना जाने क्या होता आज। ना जाने मैं क्या खाता और कहाँ जाता। मैं तो भूखा ही मर जाता। अरे ऐसे कैसे परलोक जाओगे? पहले इसी धरती पर स्वर्ग का आनंद ले लो, ये खिचड़ी और दही जलेबी खाकर। सारे भिखारियों ने मिलकर जमकर और बड़ी ही चाव से खिचड़ी, दही और जलेबी खाई और सब आराम से सो गए। जैसे ही सुबह हुई, गोपाल काका, रमेश, कहाँ हो तुम सब? काका, काका, रमेश, कहाँ गए तुम दोनों? अब मैं किसके साथ भीख मांगूंगा? वो दोनों चोर थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया। सुबह सुबह ही पुलिस आई और उन्हें उठाकर ले गई, जब तुम गहरी नींद में थे। ये कैसा भद्दा मजाक है? ये आप क्या कह रहे हैं? वो दोनों तो नेक इंसान थे।
वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। मंगलू उन्हें ढूंढते हुए पुलिस स्टेशन जा पहुंचा और देखा कि दोनों पुलिस के कैद में हैं। उन्हें देखकर मंगलू ने कहा, साहब, क्या मैं जान सकता हूं कि आपने इन्हें क्यों कैद करके रखा है? मुझसे तुम ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हो? हम भिखारी हैं साहब। दुनिया से भले भीख मांगे पर हमारा गिरबान इतना कमजोर नहीं है कि हम चोरी कर लें। बड़ी बोलती निकल रही है तुम्हारी। इंस्पेक्टर साहब, आप कहें तो इसे भी अंदर कर दूं? हाँ हाँ, कर दो। लेकिन मेरी गलती क्या है? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। उन हवलदारों ने मंगलू की एक ना सुनी और उसे काल कोठरी में डाल दिया, उसी काल कोठरी में जहां गोपाल और रमेश पहले से कैद थे। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा। उन लोगों ने मुझे और रमेश को इस जेल में बंद कर दिया। जिस जगह पर हम रात को सोया करते थे, उस जगह को एक व्यापारी ने खरीद लिया है, सेठ बिजोरी मल ने। लेकिन इसमें तुम्हें गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी? उस रात जब तुमने हमें जलेबियां खिलाई थी ना, तब जाकर रमेश ने मंगलू को सारी बात बताई। कुछ भी कहो, मंगलू है तो बड़ा दानी। हाँ, अब सुबह होते ही उनकी आंख खुलेगी, तब तक उन्हें होश नहीं आएगा। घोड़े बेचकर सोते हैं मंगलू भाई। उतने में वहाँ पर कुछ गुंडे आ गए और कहने लगे, इन भिखारियों को यहाँ से उठवाकर किसी जंगल या रेगिस्तान में छोड़ दो। ये जमीन हमारे गांव के नेता की है और एक शहरी व्यापारी आकर यहाँ पर बड़ा सा मॉल बनाने वाला है। इन भिखारियों की औकात ही क्या है? इन्हें जल्दी भगाना ही पड़ेगा। जब मॉल बनेगा तो मैं भी उस मॉल में अपनी एक दुकान खोलूंगा और ये बुरे काम बंद कर दूंगा। हाँ हाँ, पहले चलो इन्हें भगाओ। इन पर चोरी का इल्जाम लगाकर इन्हें हवालात में बंद करा दो। सरदार, यहाँ पर जितने भी भिखारी हैं ना, उनमें से एक मंगलू है, उसे हमें छोड़ देना चाहिए। अच्छा आदमी है। बाकी भिखारियों को हम जेल में डलवा देंगे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, जल्दी जल्दी करो। उन गुंडों ने मंदिर से कुछ सामान चोरी कर उन भिखारियों के पास रखवा दी और पुलिस को थोड़ी सी रिश्वत खिलाकर उन्हें कैद में डलवा दिया। अच्छा, तो ये बात है। उस रात अगर मैं सोया ना होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। सब मेरी ही गलती है। मंगलू उन भिखारियों के साथ फूट फूट कर रोने लगा। मत रो मंगलू भाई, हो ना हो, ये सब हमारे किसी पाप का नतीजा है। जो भी हो, अब हम बाहर कैसे जाएंगे ये सोचिए। इस जेल में सिर्फ एक बल्ब है जो दिन में भी जलता है और इससे मैं परेशान हूँ। मैं इन सबको छोड़ूंगा नहीं, सब तोड़ दूंगा जेल के अंदर में। उस वक्त रमेश ने एक लकड़ी उठाई और उस जलते हुए बल्ब में दे मारी। उस लकड़ी के प्रभाव से बल्ब फूट गया और उसमें से एक रोशनी निकली। वो रोशनी सारे कैदियों को एक नई दुनिया में लेकर चली गई, जहां उन्होंने देखा कि पहले से ही वहां पर कई सारे कैदी मौजूद थे। ये सब क्या हो रहा है और कौन है ये सारे लोग? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये बल्ब की दुनिया कैसे आ गई? तब वहां पर एक बूढ़ा कैदी आ गया और उनसे कहने लगा, आओ आओ मंगलू, तुम आओगे ये हमें भली भांति पता था, पर ये नहीं पता था कि इतनी देर से आओगे। आपको मेरा नाम कैसे पता और आप कौन हैं? ये सब हो क्या रहा है? आप हमारे बारे में इतना सब कैसे जानते हैं? इस बल्ब की दुनिया से जेल बड़ा अच्छा दिखता है। जेल में जितने भी बल्ब हैं सब कैमरा जैसे काम करते हैं। हम यहाँ बैठकर जेल की सारी बातें सुन और देख सकते हैं। यहाँ से निकलने का कोई तो रास्ता होगा। हम भी यहाँ पिछले हफ्ते से कैद हैं। ये ग्रहों का हेर फेर है। जब भी ग्रहों से कोई खेलता है, बल्ब का दरवाजा खुल जाता है और ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। इसका एक ही उपाय है। आप सबको बाहर निकालने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बताइए क्या करना है? इसके लिए तुम्हें जेल के सारे बल्ब फोड़ने होंगे। इतना कहकर बूढ़ा कैदी उन्हें जादुई बल्ब के पास लेकर चला गया। ये इतना बड़ा बल्ब, इससे हम कैसे आजाद होंगे? इस बल्ब को वही तोड़ सकता है जिसने कभी कोई पाप न किया हो और दिल का
बड़ा सच्चा हो और दयालु भी हो। ये काम तो मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। चलो हटो। किसी की ना सुनकर रमेश ने एक लकड़ी उठाई और ना आओ देखा ना ताओ और वो उस बल्ब को फोड़ने के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन उस जादुई बल्ब का करंट इतनी तेज था कि रमेश की हालत खराब हो गई और उसे जोरदार करंट लगा। अरे बाप रे, अरे भगवान रे, करंट लग गया मुझे। रमेश को इतना जोर का झटका लगा कि सारे डर गए और रमेश दूर खड़ा हो गया। तभी उस विशाल बल्ब से आवाजें आई। प्रकृति के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। ये बल्ब बहुत बड़े पुजारी की है, जिसने जेल में निर्दोष होकर सजा काटी थी। इस बल्ब को मैं फोड़ूंगा और सबको यहाँ से आजाद करूंगा। इतना कहते ही रमेश के हाथों से लकड़ी लेकर मंगलू उस बल्ब के करीब पहुंच गया और बड़ी जोर से लकड़ी लेकर उस बल्ब पर दे मारा। जैसे ही लकड़ी बल्ब पर लगी, वो बल्ब फूट गया और उसमें से एक कैदी की आत्मा निकली और कहने लगी, धन्यवाद मंगलू, तुमने और तुम्हारे साथियों ने हमें आजाद किया है। तुम्हारी तरह ही मैं भी बेगुनाह था और मुझे जेल में डाल दिया गया और मेरे ही श्राप के कारण सारे जेलवासी इस बल्ब की दुनिया में आ गए। लेकिन आपको सबक सिखाना ही था तो उन्हें सिखाना था ना, जिन्होंने ये पाप किया, ना कि निर्दोष कैदियों को। इसके पीछे का कारण ये है कि मैं तुम्हें ये बल्ब देना चाहता था। इस बल्ब से तुम असली दुनिया में जाकर जो चाहे वो कर सकते हो। उस आत्मा ने मंगलू को एक बल्ब दी और उसके बाद वो आत्मा वहाँ से गायब हो गया और सारे ही दोबारा जेल में आ गए। तब मंगलू ने कहा, हमें एकजुट होकर रहना होगा, इस जेल से निकलना ही होगा। इतना कहकर मंगलू ने उस बल्ब को होल्डर पर लगा दिया और बल्ब जलने लगा। जैसे ही बल्ब जला, सारे जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। ये देखो, जेल की सारी सलाखें खुल चुकी हैं। हमें यहाँ से अब भागना चाहिए। सही कहा रमेश बेटा तुमने, चलो जल्दी चलो। सारे कैदी जेल से भाग रहे थे। तब उन्होंने देखा कि सारे घूसखोर पुलिस वाले एक तरफ एक बड़ी से जेल में कैद हैं। इस मौके का फायदा उठाकर रमेश, मंगलू और गोपाल काका वहाँ से फरार हो गए। इन्हें छोड़कर यहाँ से निकल चलो, वरना दूसरी विपदा आन पड़ेगी। मंगलू और उसके साथी भिखारी वहाँ से भागकर दोबारा उसी मंदिर के पास आ गए जहाँ सारा कारनामा हुआ था। उन्होंने वहाँ देखा कि एक बहुत बड़ा नेता वहाँ अपने गुंडों को लेकर खड़ा है। अब तुम सब कहाँ भागोगे? इस जगह पर हम एक नया मॉल बनाने वाले हैं। मुझे पहले से पता था कि आप सब इस जगह के पीछे पड़े हैं, लेकिन ये जमीन ना तो आपकी है और ना ही सरकार की। इतना कहते ही मंगलू ने अपने झोले से जादुई बल्ब को निकाला और उस बल्ब को जमीन पर रख दिया। जैसे ही बल्ब जमीन पर रखी गई, जादुई बल्ब एक बल्ब रेस्टोरेंट में परिवर्तित हो गई। सारे भिखारी ये मंजर देखकर दंग रह गए। ये सब क्या हो रहा है? ये बल्ब के आकार का रेस्टोरेंट कहाँ से आ गया? जवानों, जाओ और इस रेस्टोरेंट को तोड़ डालो। इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार होना चाहिए। जी सरदार, ऐसा ही होगा। जैसे ही गुंडे उस बल्ब के रेस्टोरेंट को तोड़ने गए, उन्हें एक जोरदार बिजली का झटका लगा। तुम सबसे कुछ नहीं होने वाला। अब देखो मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर नेताजी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस बल्ब रेस्टोरेंट पर दे मारा। जैसे ही पत्थर उस बल्ब रेस्टोरेंट पर पड़ा, वहाँ तेज हवाएं चलने लगी और बिजली के तेज झटके से नेताजी बल्ब में कैद हो गए। नेताजी के बल्ब में कैद होते ही आत्मा प्रकट हुई। वो आत्मा उसी जेल के कैदी की थी जो कि बेगुनाह था। इसी पापी के कारण बेगुनाह होकर भी मैं जेल में कैद था, लेकिन अब और नहीं, अब इसका अंजाम बुरा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए मंगलू। तुम्हारे अच्छे व्यवहार के कारण ये बल्ब रेस्टोरेंट है। अब से तुम सब इसी में काम करोगे।
ये जमीन तुम सबके नाम पर होगी। इतना कहकर आत्मा गायब हो गई और सारे भिखारी उस बल्ब रेस्टोरेंट में मेहनत से काम करने लगे और अपनी अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारने लगे। गिरधारी एक गरीब किसान है। उसके पास अपने कुछ पुश्तैनी खेत हैं, लेकिन गिरधारी ने बैंक से बहुत सारा कर्ज ले रखा है और खराब मौसम होने की वजह से उसकी फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। मुझे तो लगता है कि इस बार भी मौसम हमारा साथ नहीं देगा। ऐसा मत कहिए जी, अगर ये सच हुआ तो इस बार बैंक हमारे सारे खेत पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि हमने 6 महीनों से बैंक का लोन नहीं भरा है। भला मैं क्यों चाहूंगा कि हमारी फसल बर्बाद हो, पर सब कुछ मेरे हाथ में तो नहीं है ना। जैसे ही फसल पकने का समय आता है, आसमान से ओले बरसने लगते हैं और गिरधारी की सारी फसल खराब हो जाती है। गिरधारी और उसकी पत्नी विमला दोनों रोने लगते हैं। हाय राम, हम बर्बाद हो गए। अब तो बैंक वाले हमें नहीं छोड़ेंगे। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं अगर हमारे खेत भी हमारे ना रहे तो हमारे किसान होने का क्या मतलब। अगले दिन गिरधारी के घर पर बैंक मैनेजर आती है। गिरधारी, तुमने 6 महीने से बैंक का लोन नहीं चुकाया है। हमें सारा लोन आज ही चाहिए, नहीं तो हम तुम्हारे खेत जब्त कर लेंगे। ऐसा मत कहिए मैडम, आप एक किसान से उसका खेत छीन लोगे तो वो बेघर हो जाएगा। देखो, मुझे तुम्हें बेघर करने का कोई शौक नहीं है, पर मेरी भी मजबूरी है। मुझे भी आगे जवाब देना पड़ता है। अगर तुम्हारे पास लोन चुकाने के लिए पैसे नहीं है तो खेत के कागज हमें दे दो, और जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं, तो लोन चुकाकर अपने खेत के कागजात वापस ले लेना और खेत तुम्हारे हो जाएंगे। गिरधारी ना चाहते हुए भी अपने खेतों के कागज बैंक मैनेजर को दे देता है। ये देखकर गिरधारी की पत्नी रोने लगती है। हम बर्बाद हो गए। आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि किसान होकर किसी के पास अपने खेत तक नहीं है। अब हम क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो, ऊपर वाला जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। कुछ दिन बीतने के बाद गिरधारी जंगल जाता है और वहाँ से एक थैले में भरकर मिट्टी लेकर आता है। ये लो, जंगल से एक थैला मिट्टी लेकर आया हूँ। इस मिट्टी से हम कुछ अपने छत पर उगा सकते हैं। पर इस मिट्टी को रखेंगे कहाँ? और कहाँ, अपनी छत पर। गिरधारी थैले में से मिट्टी को अपनी छत के कोने में बिखेर देता है। इसमें क्या बोएंगे? गेहूँ, धान या कुछ और फसल तो नहीं बो सकते? क्यों न हम इस मिट्टी में बांस के पौधे लगाएं। वैसे भी आजकल बाजार में बांस की बहुत मांग बढ़ गई है। हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है, मैं अपने दोस्त से कुछ बांस के पौधे लेकर आता हूँ। गिरधारी जाकर अपने दोस्त से बांस के कुछ छोटे छोटे पौधे उधार मांगकर लाता है और अपने छत पर गिराई हुई मिट्टी में रोप देता है। हम इन पौधों की अच्छे से देखभाल करेंगे। अब यही हमारे जीने का सहारा है। अगर ये भी नहीं होंगे तो हमारी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी। विमला हमेशा बांस के पौधों में एक एक बाल्टी पानी डालती है और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में बांस के पौधे अच्छे हरे भरे हो जाते हैं। देखो विमला, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। हाँ, पर एक समस्या हो गई है। गर्मी के कारण कुएं का पानी सूखता जा रहा है। मुझे डर है कि कहीं पूरा सूखा ना पड़ जाए, नहीं तो हमारे बांस के पौधे भी सूख जाएंगे। विमला को जिस बात का डर था वही हुआ। कुछ ही दिनों बाद भयंकर गर्मी पड़ने से कुआं सूख जाता है, जिससे गिरधारी के घर में पानी की कमी हो जाती है। अब क्या करेंगे? घर में तो 2 ही बाल्टी पानी है। मैंने गमले में भगवान जी के नाम का पीपल का पेड़ लगाया है, उसे भी पानी देना जरूरी है। अगर वो सूख गया तो मेरी पूजा बीच में ही खराब हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तुमने 1 महीने लगातार व्रत रखा है। तुम अपनी पूजा और अपना व्रत बीच में मत तोड़ना। तुम पीपल के पौधे को ही पानी दो, बांस के पौधों को रहने दो, जो होगा देखा जाएगा। विमला 1 बाल्टी पानी ले जाकर गमले में डालती है, जिसमें उसने पीपल का पेड़ लगाया हुआ है, और गमले के पास में दिया जलाकर पूजा करने लगती है। आज विमला की पूजा को 1 महीना बीत चुका है, जिससे उसकी पूजा संपन्न हो जाती है और उसे एक चमत्कार देखने को मिलता है। देखिए जी, इस भयानक गर्मी में भी पीपल के पौधे ने पानी नहीं पिया और इस गमले में पानी जैसे का तैसा ही है।
लगता है ये भगवान का कोई चमत्कार है। तुम जाकर ये पानी बांस के पौधे में डाल दो। विमला पीपल का पौधा वाला गमला उठाकर उसे छत पर ले जाती है और उसका पानी बांस के पौधों के जड़ों में डालती है। वो पानी डालती जाती है पर वो गमला खाली नहीं होता। अजी सुनते हैं, जरा इधर आइए। क्या हुआ? ये देखिए, मैं पानी डालते ही जा रही हूँ पर ये गमला खाली ही नहीं हो रहा है। ये सब तो भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। जो तुमने 1 महीने लगातार व्रत रखकर पूजा की है, ये सब उसी का फल मिल रहा है। इसका मतलब अब हम रोज इस सूखे में भी अपने बांस के पौधों को पानी दे सकते हैं। हाँ हाँ, जरूर दे सकते हैं। अब विमला हर दिन इस गमले में से बांस के पौधों में पानी डालती है और कुछ दिन बीत जाने के बाद एक सुबह होने पर विमला और गिरधारी जगते हैं तो वो देखते हैं कि उनके बांस के पौधे बहुत लंबे और घने हो चुके हैं और उनसे एक अलग तरह की रोशनी चमक रही है। ये देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। देखिए जी, प्रभु की लीला, हमारी मेहनत रंग लाई है और बांस के पौधे पूरी छत पर फैल गए हैं। ये पूरा बांस का जंगल ही बन गया है। लगता है अब यही बांस के पौधे हमें हमारे खेत वापस दिलाएंगे। विमला और गिरधारी खुश हो जाते हैं पर जब रात होती है तो बांस के पौधों में एक अलग सी चमक होने के कारण एक चोर का ध्यान इस पर जाता है और वो चोरी करने के लिए गिरधारी के छत पर पहुंच जाता है। अरे वाह, इतने लंबे लंबे बांस! मैं तो इनमें से एक ही बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। चोर एक लंबे बांस की लटकी हुई टहनी को पकड़ता है और जैसे ही टहनी को नीचे के लिए खींचता है, लचीली होने के कारण टहनी ऊपर के लिए उछलती है और चोर उछलकर बांस के ऊपरी भाग में पहुंच जाता है। अरे बाप रे, मर गया मैं। यहाँ कैसे आ गया? अब नीचे कैसे उतरूंगा? अगर यहाँ से गिरा तो मेरी हड्डी पसली सब टूट जाएगी। चोर दूसरे बांस के तने में पैर रखकर नीचे आने की कोशिश करता है पर वो बांस भी लचीली होने के कारण उसे उछाल देती है और चोर वहाँ से दूर जाकर एक रेगिस्तान में गिर जाता है। अगली सुबह गिरधारी उठता है और विमला के साथ मिलकर बांस काटने लगता है। मुझे लगता है बांस अब पूरी तरह से काटने के लिए तैयार है। हमें इन्हें काटकर बाजार में ले जाना चाहिए। हाँ, वैसे भी फसल बोने का समय नजदीक आ रहा है। उससे पहले हम इन्हें बेचकर अपने खेतों को बैंक से छुड़वा लेंगे। विमला और गिरधारी दोनों मिलकर बांस काटते हैं और उन्हें बाजार में ले जाते हैं। तभी एक सुनार की नजर गिरधारी पर जाती है और वो गिरधारी के पास आकर कहता है, सोने के बांस कहाँ लेकर जा रहे हो? ये तो बहुत कीमती है। मैं इन्हें बेचने जा रहा हूँ। तुम ये सोने के बांस मुझे बेच दो, मैं तुम्हें इनकी अच्छी कीमत दूंगा। गिरधारी सभी सोने के बांसों को सुनार को बेच देता है और सुनार इसके बदले गिरधारी को बहुत सारे पैसे देता है। इन पैसों को गिरधारी बैंक में जमा कर देता है और अपने खेतों को बैंक से छुड़ा लेता है। ये लो, बैंक ने हमारे कागज वापस दे दिए। अब हम खेती कर सकते हैं। अगले दिन विमला और गिरधारी अपने खेतों को जोतने और उनमें फसल बोने के लिए खेतों की तरफ निकल पड़ते हैं। अब गिरधारी और विमला अपने खुद के खेतों में खेती करके अपना सुखी जीवन जीने लगते हैं।